हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार की जो रिक्रूटमेंट 2023 में निकल कर आई थी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए और टेक्नीशियन बी के लिए, यानी जिसमें आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई किए थे, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, जो भी ट्रेड था आपका आईटीआई का, उनके लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। और प्रिलिमिनरी एग्जाम को ध्यान में रख के ये मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन क्या होंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं तो उस 20 टॉप 20 क्वेश्चन को कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट ये 4 है। ऑलरेडी मैंने 1 से 3 तक अपलोड कर दिया है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके लिए मॉक टेस्ट भी सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या वेबसाइट पे आप जाकर successcarrier.classx.co.in दोनों जगह से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट आपको टोटल 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है स्टेज फर्स्ट की, उसके टोटल यहाँ पे 13 पेपर दिया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। आपके लैंग्वेज जो रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हिंदी टाइप है, इंग्लिश भी हो जाएगा। देखिए, यही टेस्ट है। जैसे ही आप यहाँ पे 99 रुपये पे करेंगे तो आपका ये मॉक टेस्ट ऑन हो जाएगा, और ये दोनों जगह से आप कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन से चाहे वेबसाइट से। चलिए, आज की क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा साइंस का क्वेश्चन था, और हम लोग पहले क्वेश्चन से देखेंगे इसको और पूरा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, एक एक चीज हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन साइंस का है। दिया है कि सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और सूची सेकेंड दिया गया है। दोनों को आपको मिलाना है कि कौन किसका मात्रक है। जैसे उच्च वेग का मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है, दाब का मात्रक, ठीक है, ऊर्जा किससे संबंधित है, यानी ऊर्जा का मात्रक, ये आपको मिलाना है, ठीक है। और यहाँ आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको सही आंसर भी बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोगों का। देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि उच्च वेग का मात्रक क्या है। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है आपको पता है, मैक संख्या से दिखाते हैं, ठीक है। उसका एंगस्ट्राम दिया हुआ है। एंगस्ट्राम का मात्रक तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, और दाब का मात्रक पास्कल होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये चारों आमने सामने ही मिले हुए हैं, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। 1 2 3 4 जो ऑप्शन में होगा, देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस प्रकार सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लेने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी पेमेंट वगैरह में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 40 82 2403 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया हुआ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, या उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगा। देखिए, तो किसी भी वस्तु के तापमान में वृद्धि करेंगे तो 2 चीजें होती हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर द्रव है, गैस है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ द्रव और गैस की बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ सही होगा, ताप में वृद्धि किसी भी वस्तु का बोल रहा है, तो उसकी उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी वस्तु को ताप देंगे तो उसकी उष्मा बढ़ेगी, और उष्मा बढ़ेगी तो उसमें उष्मीय ऊर्जा आएगा, और उष्मीय ऊर्जा उसका बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और इसकी जो मैं यहाँ पे फैक्ट बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, आपको उन फैक्ट को ध्यान रखना है। देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि प्रासरव्य तरंग में ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति, तो सबसे पहले यहाँ प्रासरव्य तरंगे कह रहा है, तो हम तरंगों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपको याद रहेगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन बनती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे देखिए मैं तरंगे लिख रहा हूँ। तरंगे टोटल कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखेंगे तरंगे टोटल 3 प्रकार की होती हैं। तीनों तरंगों को आपको याद रखना है, उसकी डिफिनीशन याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं वो याद रखना है आपको। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला पहला जो तरंग होता है वो होता है प्रासरव्य तरंगे। चलिए यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ। देखिए पहले उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे ना तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो देखिए पहला तरंग हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे अपस्रव्य तरंगे। अपस्रव्य तरंगे एक होता है श्रव्य तरंगे और एक होता है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे दोनों में तीनों में देखेंगे। अपस्रव्य तरंगे क्या होता है, तो जिस तरंग का मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, वो क्या होता है अपस्रव्य तरंगे होते हैं। श्रव्य तरंगे क्या होता है, जिस तरंग का मान जो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है, इसका मान 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो कि मनुष्य सुन सकता है, उसे क्या बोलते हैं श्रव्य तरंगे कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, श्रव्य तरंगे की वैल्यू 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये श्रव्य तरंगे होती है, मनुष्य सुन सकता है। अब श्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य तरंगे, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। उसके बाद तीसरा आता है श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है, तो जिस तरंग का मान 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, क्या होता है अधिक होता है, अधिक होता है, वो क्या है, वो है 20,000 से अधिक होगा तो वो प्राश्रव्य तरंगे होंगी। ये आपको याद रखना है, तीनों आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्राश्रव्य तरंगे क्या है। प्राश्रव्य तरंगे अभी मैंने आपको बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज बोलिए या 20,000 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 20 किलो हो जाएगा ना, ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज बोलिए, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 1000 ये तो ऐसे ही नहीं होगा, 1000 हर्ट्ज से ये भी नहीं होगा। 20 हर्ट्ज से कम कौन सी तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे होती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे ना जैसे आपका एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आसानी से साइंस कर ले जाएंगे, फिर उसके बाद मैथ सीरीज चलाई जाएगी। चलिए चौथा नंबर का ऑप्शन आप लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे पेन ले लूं, थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है चलाने में, लेकिन आ जाएगा, आदत बन जाएगी। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटन का निर्णय लेने में सहायक होता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, एक याद रखिएगा, जो तरंगे थी वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है प्रकाश क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, चुंबकीय तरंग है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये अनुप्रस्थ तरंग भी है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे दिया है कौन सी प्रघटना के निर्णय लेने से सहायक होता है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ध्रुवीकरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। आधा हो जाता है, दोगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है या 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके मध्य जो विद्युत बल है उसका मान क्या हो जाता है, तो वो चौगुना हो जाता है। कैसे चौगुना हो जाएगा, आइए उसको देखते हैं। देखिए बल बराबर आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कोई स्थिरांक रहता है और आपको पता है कि सॉरी यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा ऊपर लिखा गया। देखिए ये होता है K क्या है, एक नियतांक है, और Q1 इंटू Q2
ये दो आवेशों के आवेश होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, उनके बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे दो आवेशों के मध्य दूरी जो है आधा कर दिया जाता है। तो अब देखिए बल क्या हो जाएगा, ये F1 है और ये मान लीजिए F2 है। तो अब क्या हो जाएगा, K तो वैसे ही रहेगा, आधा कर दिया जाता है दूरी, तो क्या हो जाएगा Q1/2 इंटू Q2/2, दोनों का आधा कर दिया हमने, अब बटा में R²। अब देखिए ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 ये 2 दूनी 4, ये नीचे आ जाएगा 4R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये F2 निकल कर आ गया, और F1 की जगह यहाँ पे देखिए K इंटू Q1 Q2/R², यानी इसके जगह पे हम देखिए यहाँ पे इतने की जगह पे ध्यान से देखिएगा, इतने की जगह पे हम ये किसकी वैल्यू है, इतना K इंटू Q1 Q2/R², ये किसका वैल्यू है, F1 का वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे इसके स्थान पे F1 लिख सकते हैं। तो चलिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 F1 मैंने कर दिया। अब बल पूछ रहा है ना, तो F1 यहाँ पे है, तो अब F1 इधर रहेगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा ना F2 में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू F2, यानी कि बल कितना हो गया, 4 गुना हो गया ना, चौगुना हो जाएगा। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, ये समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा पांचवा तो कर रहे थे हम लोग, हाँ 5वां हो गया। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे। देखिए छठा क्वेश्चन है, परमाणु या नाभिक किसने खोजा था, ठीक है, परमाणु की जो नाभिक है किसने खोजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, वो आपको याद रखना है। देखिए परमाणु की नाभिक किसने खोजा था, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा नाभिक की खोज परमाणु का, वो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊंगा, एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, ईटा पर नाची, अगर जब भी बात आएगा ईटा पर नाची, ये यानी कि ईटा यानी कि इलेक्ट्रॉन की जब भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ईटा पर, यहाँ पर ईटा पर नाची, ईटा यानी कि थॉमसन ने किया था, ई से इलेक्ट्रॉन और था से थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था ना, न्यूट्रॉन की खोज च से ची से चैडविक हो जाएगा, ये याद रखना है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, ना की मतलब न्यूट्रॉन, च से चैडविक ने किया था, ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट, परमाणु की नाभिक बोला रदरफोर्ड ने किया था, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने क्या किया था, ये प्रकाश से संबंधित दिए थे, E=mc² फार्मूला दिया था, और थॉमसन अभी बताया है, थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये चारों ऑप्शन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के आएगा, तो चारों ऑप्शन के मीनिंग याद रखेंगे आप लोगों को जो मैंने डिटेल बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 6 के बाद 7th नंबर पे थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया है आप लोगों के सामने कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, देखिए किसी परमाणु की अस्थायी नाभिक में, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कि कोई परमाणु है और परमाणु का नाभिक ये हो गया, तो नाभिक में बोल रहा है प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको इनमें से तो कोई नहीं आप मार देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है,
ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात ही नहीं कर रहा है, हमें न्यूट्रॉन की अपेक्षा देखना है। ठीक है, क्या देखना है? न्यूट्रॉन के अपेक्षा देखना है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। और आपको पता है कि परमाणु क्रमांक में से परमाणु क्रमांक भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। तो कभी फ्यूचर में आपसे परमाणु क्रमांक पूछेगा, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा या प्रोटॉन दिया रहेगा, तो उसी के बराबर आप लोग बोल देंगे कि वो उसका परमाणु क्रमांक हो गया। और अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो एक होता है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये परमाणु भार के बराबर होता है। अब यहां पे ध्यान देंगे, जब परमाणु भार में से हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। और न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन से कम होता है, न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन से कम होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है प्रोटॉनों की संख्या, ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है आक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरक या अभिप्रेरक। याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, तो ऋणात्मक बन जाएगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अवकरण कहलाता है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनता है? ऑक्सीकरण बनता है। या जो हाइड्रोजन को त्याग करे या ऑक्सीजन को ग्रहण करे वो ऑक्सीकरण कहलाता है, ये याद रखिएगा। उत्प्रेरण और अभिप्रेरण ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8वें के बाद 9 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है। यह उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण, अम्ल और लवण। तो आपको पता है उदासीन क्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार मिलके, जब भी अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनाता है? वो लवण और जल बनाता है, ये याद रखिएगा। वही उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब अम्ल के साथ कोई भी क्षार मिलता है, अम्ल प्लस क्षार मिलता है, तो वो क्या बना देता है? वो बना देता है उदासीकरण, यानी कि लवण और जल बनाता है। लवण और जल, ये दोनों याद रखेंगे, जल बनाता है। अगर इसकी एक फार्मूला से मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ ध्यान देंगे क्या होता है। जैसे NaCl, मैं यहाँ पे पेन ले लूं, देखिए NaCl ये क्या है? क्षार है, प्लस तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एक अलग फार्मूला देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और ये किससे? HCl से क्रिया करता है, यानी कि ये अम्ल है और ये क्षार है, क्योंकि OH ऋण आयन जो देता है वो क्षार होता है और जो H आयन देता है वो अम्ल होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर बनाएंगे, क्या उत्पाद करेंगे? ये यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ये क्या है? लवण प्लस जल बनाएगा H2O, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक फार्मूला से आप लोगों को ध्यान भी रहेगा। अम्ल क्या है? जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। भस्म क्या देते हैं? जो OH ऋण आयन देते हैं। देखिए यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा और OH ऋण आयन देता है वो भस्म होता है। लवण क्या होता है? तो लवण जिसमें धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, ये है, वो हो जाएगा लवण और जल, ये अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी तत्व के
दो समस्थानिक के गुणों में भिन्नता होती है, दो समस्थानिकों के गुणों में भिन्नता होती है। किसमें भिन्नता होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या में। अब भी हमने आपको बताया था, भी एक बार और मैं उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक सर्कल बनाया था और बोला था यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं नाभिक में, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग ही हमारा परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ बोल रहा है किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होती है? न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? उनके भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि देखिए द्रव्यमान संख्या में क्या होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं और उनकी संख्या ही क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो न्यूट्रॉनों की भी संख्या भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होगा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब गलत है, और बाकी सब गलत है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, दिया हुआ है, यहां देखेंगे, दिया है वनस्पति शास्त्र में वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ये बोल रहा है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। यहाँ पे ऑप्शन भी है, थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस या प्लाइनी द एल्फ। तो याद रखिएगा वनस्पति शास्त्र के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टस लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस आप लोग याद रखेंगे, वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि पुष्पी पादपों में रखा गया है क्रिप्टोगेम्स को या फेरोगेम्स को या ब्रायोफाइटस को या टेरीफाइटस को। देखिए पुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? फेरोगेम्स में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। आपको इसे रट के ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझाना इसके कोई सिद्धांत नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। फेरोगेम्स आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर का, क्या है कि डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदील तथा पुलकित, कुंभकीय और स्वांगिकार या कुंभीरूप या स्वांगिकार या रेशेदार। ठीक है, तो यहाँ डहेलिया की जो जड़ें होती हैं वो कैसा होता है? वो कंदील तथा पुलकित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 14 नंबर का, दिया है कि आलू किस कुल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आलू का कुल पूछा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोलोनेसी से, कंपोजिटी से, ग्रामिनी से या क्रूसीफेरी से। तो यहाँ जो आलू की जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? वो सोलेनेसी से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब उसको कहाँ रखा जाएगा? एक पसारी विलयन में रखा जाएगा, एक अति प्रसारी विलयन में रखा जाएगा या एक अल्प प्रसारी विलयन में रखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, एक कोशिका की जो आयतन है वो बढ़ती है जब उसको अल्प प्रसारी विलयन में रखा जाता है। अल्प प्रसारी यानी कि यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 के बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं। दिया हुआ है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पे भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा या भोजन का अवशेषण नहीं होगा। तो आपको पता है जो चीजें हम लोग खाते हैं वो सभी जाकर हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, डायरेक्टली पूछ देता है कि शरीर का ऊर्जा गृह क्या होता है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा गृह है। कभी भी अगर आ जाएगा ऊर्जा गृह है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो कार्य होगा वो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि भोजन में जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है वो क्रिया करना बंद कर देगा, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिसे हमें
बॉडी तक उसकी एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा ही तो ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर पे दिया है परिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? फोर्ब्स ने, वर्नार्ड्स ने, या हिनमैन ने, या टेंसले ने? ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए डाल दिया गया है। इकोसिस्टम शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये टेंसले से संबंधित है। इकोसिस्टम जो शब्दावली जो प्रस्तुत किए थे वो कौन थे? टेंसले थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में किसको जानते हैं? CO, CO2, N2 या गंधक को? ठीक है, तो यहाँ देखिए मुख्य प्रदूषक के रूप में जिसे जाना जाता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है? ओजोन के परत को क्षय करता है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी क्षति करता है। अगर CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे तो प्रदूषक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन CO2 उससे भी ज्यादा मुख्य प्रदूषक है, वायु प्रदूषक। और ये क्या करता है? ओजोन की परत जो है उसको क्षरण करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी तो कैंसर वाला रोग हो सकता है, इसलिए मुख्य प्रदूषक के रूप में CO को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिएगा दिया है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप का, और प्राइमेटस का, या जीवाश्म का? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो है जीवाश्म। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिया है फ्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, मार्गन ने, या मैक्लिंटान ने, या हर्ट्ज ने? तो यहाँ पे देखिएगा ये मेंडल ये मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की खोज की थी। तो यहाँ जो फ्लोमान की जीन की सिद्धांत है वो प्रतिपादन किसने किया था? ये आपको याद रखना है, मैक्लिंटान ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 4 आप लोगों को करा दिया। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 4 अगर इससे पहले की क्लासें नहीं देखें तो क्लासें देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं लेना मॉक टेस्ट वगैरह तो आप मॉक टेस्ट ले लीजिएगा। 25 तारीख से ये 149 हो जाएगा, 25 मई से। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। आगे आपको सेकेंड स्टेज के लिए भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी ट्रेड है 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से ITI में पूछे जाएंगे, जैसे पीटर टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, कोई भी ट्रेड है उससे आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी आप अपने बुक से करते रहिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे डाला जाएगा तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।